गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्लस टू कॉमर्स बिजनेस स्टडीज की ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर। इस वीडियो में हम औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन क्या है उसके बारे में जानेंगे और उनके मध्य क्या डिफरेंसेस हैं वो हम जान पाएंगे। शुरू करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन। Formal organization means an organization in which the responsibilities, authorities, and mutual relationships among all the employees working in an enterprise are clearly defined. औपचारिक संगठन से अभिप्राय एक ऐसे संगठन से है जिसके अंतर्गत संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों, अधिकारों एवं पारस्परिक संबंधों को स्पष्टतः परिभाषित कर दिया जाता है। प्रबंध के द्वारा संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसे जानबूझकर स्थापित किया जाता है। इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि औपचारिक संगठन क्या हुआ? एक ऐसा संगठन जहां पर दो या दो से अधिक लोग काम करते हैं, एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं तथा उनके मध्य संबंधों को, अधिकारों को और उत्तरदायित्वों को पहले से ही परिभाषित कर दिया जाता है और प्रबंध के द्वारा संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसे जानबूझकर स्थापित किया जाता है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार, चेस्टर बर्नार्ड ने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया है। An organization is formal when the activities of two or more persons are consciously coordinated towards a common objective. जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर समन्वित की जाती हैं तब उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। यानी कि एक औपचारिक संगठन उस समय औपचारिक संगठन कहलाता है, यानी कि जब उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति काम करते हैं और एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करते हैं तथा जो वो काम कर रहे हैं उसके बीच में कोऑर्डिनेशन क्या है, जानबूझकर एस्टेब्लिश किया जाता है प्रबंध के द्वारा। तो वो संगठन क्या कहलाएगा? औपचारिक संगठन कहलाएगा। औपचारिक संगठन के मुख्य लक्षण, जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे किसके? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। इसमें परिभाषित आपसी संबंध होता है। इट हैज डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एम्प्लॉयज के जो रिलेशनशिप रहते हैं वो पहले से ही डेफिनेट होते हैं और वो डिफाइंड रहते हैं, यानी कि उन्हें पहले ही डिफाइन कर दिया जाता है कि उनके बीच में क्या रिपोर्टिंग रिलेशन रहेंगे, कौन किसका अधिकारी रहेगा और कौन किसका अधीनस्थ रहेगा। यह नियमों एवं कार्यविधियों पर आधारित होता है। इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर। औपचारिक संगठन या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम किया जाता है वो रूल्स और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। यह कार्य विभाजन पर आधारित होता है। इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। कार्य विभाजन एक औपचारिक संगठन का आधार है। औपचारिक संगठन के कुल कार्य को विभिन्न विभागों में बांट दिया जाता है और फिर विभिन्न विभागों के कार्यों को भी उपकार्यों में बांट दिया जाता है। यह जानबूझकर स्थापित किया जाता है। It is deliberately created by management to accomplish the organizational objective। यानी कि प्रबंध के द्वारा इसकी स्थापना संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर की जाती है। यह व्यक्तिगत होता है। इट इज इम्पर्सनल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो कि व्यक्तिगत भावनाओं को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, यहाँ पर काम को अधिक महत्व दिया जाता है। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को अच्छी वर्क कंडीशन और वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, परंतु एंड ऑफ द डे ये देखा जाता है कि वो काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से पूरा करें, यानी कि काम यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। यह अधिक स्थिर होता है। इट इज मोर स्टेबल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में चेंज इम्पोज नहीं किए जाते अकॉर्डिंग टू जो कर्मचारी रहते हैं उनकी इच्छाओं या आवश्यकताओं के अनुसार, यानी कि कर्मचारियों की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार यहाँ पर चेंजेस इम्पोज नहीं किए जाते, तो ये ज्यादा समय तक टिकता है। औपचारिक संगठन के लाभ, उत्तरदायित्व निर्धारण में आसानी, इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। औपचारिक संगठन में क्या रहता है, सभी कर्मचारियों के अधिकारों उत्तरदायित्वों को पूर्व में ही परिभाषित और स्पष्ट परिभाषित उन्हें कर दिया जाता है। तो इसी कारण से जो कामचोर कर्मचारी रहते हैं उन्हें ट्रेस करना आसान रहता है और उनकी अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही निर्धारित की जा सकती है कि उन्होंने काम को पूरा क्यों नहीं किया।
कार्यों का दोहराव नहीं होता, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम होता है वो एक सिस्टमैटिक वे में होता है, तो इस कारण से यह संभावना ना के बराबर रहती है कि कोई काम छूट जाए या फिर कोई काम दो बार हो जाए। आदेश की एकता संभव, यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल। औपचारिक संगठन में सभी कर्मचारी या सभी अधिकारी जो स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी है उससे बंधे रहते हैं और इसी कारण से यूनिटी ऑफ कमांड क्या है वहां पर पॉसिबल हो पाती है, यानी कि प्रत्येक कर्मचारी को एक अधिकारी से ही आदेश प्राप्त होते हैं और इसी कारण से क्या है कर्मचारी आसानी से अपने अधिकारी से मिलने वाले आदेशों को समझ पाता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या कर पाता है वो काम करता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी, इजी टू गेट गोल्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में की जाने वाली सभी गतिविधियों में क्या है समन्वय या कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया जाता है और इस कारण से क्या रहता है जो हमारे भौतिक संसाधन या मानवीय संसाधन रहते हैं उनका अनुकूलतम उपयोग होता है, ऑप्टिमम यूज होता है हमारा जो मटेरियल रिसोर्सेज रहते हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज रहते हैं और इस कारण से हम जो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें इजीली क्या है अचीव कर पाते हैं। संगठन में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कर्मचारी रहते हैं वह अपने अधिकारों की सीमाओं के भीतर रहते हुए कार्यों को पूरा करते हैं। जो उन्हें अधिकार या जो उन्हें अथॉरिटी मिली होती है उसी की सीमाओं में रहते हुए काम को पूरा करते हैं और जिस कारण क्या है एक दूसरे के साथ उनके कोर्डियल रिलेशन भी एस्टेब्लिश होते हैं और संगठन में ज़्यादा क्या है स्थिरता या स्टेबिलिटी रहती है। फिर औपचारिक संगठन की सीमाएं, काम में देरी, डिले इन वर्क। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम रहता है वो क्या है रूल्स और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही होता है, इसी कारण कई बार काम को पूरा करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, यानी काम देरी से पूरा हो पाता है। पहल क्षमता की कमी, लैक ऑफ इनिशिएटिव। औपचारिक संगठन में कर्मचारियों को यह बता दिया जाता है कि उन्हें क्या काम करना है और वो काम किस प्रकार से करना है, इस कारण से वे अपनी नए नए जो उनके आइडियाज़ हैं उनका यूज़ उस काम को पूरा करने में नहीं ला पाते या उनका उपयोग नहीं, ये जो उनके इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो केवल उन्हीं तक सीमित रह पाते हैं और उसका उपयोग वो काम को पूरा करने में नहीं कर पाते। संबंधों का यंत्रीकरण, औपचारिक संगठन में सभी कर्मचारियों के कार्यों को पहले से परिभाषित कर दिया जाता है, यानी कि कौन कर्मचारी किस प्रकार से कार्य करेगा और किसके अंतर्गत या किसके अधीन वो काम को करेगा या उसका अधीनस्थ कौन रहेगा या अधिकारी कौन रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें काम को पूरा करना होता है। इसी कारण से वह अन्य लोगों के अनुभव और ज्ञान का क्या है फायदा नहीं उठा पाते उस काम को पूरा करने के लिए। अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। An informal organization is that organization which is not established deliberately but comes into existence because of common interests, tastes and religious and communal relations. अनौपचारिक संगठन से आशय ऐसे संगठन से है जिसकी स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती है बल्कि अनायास ही पारस्परिक समान हितों, रुचियों, धर्म एवं संबंधों के कारण हो जाती है। The chief quality of this organization lies in friendly relationship and cooperative nature. इस संगठन की मुख्य विशेषताएं आपसी संबंधों के मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगपूर्ण प्रकृति है। यह औपचारिक संगठनों पर आधारित होता है जहां पर काम कर रहे व्यक्ति के मध्य ही अनौपचारिक संबंध होते हैं। It is based on formal organization where people also have informal relations. यानी कि अनौपचारिक संगठन क्या होगा जिसकी स्थापना प्रबंध के द्वारा जानबूझकर नहीं की जाती, यानी कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो खुद ब खुद अपने समान हितों, रुचियों, धर्मों या संबंधों के कारण स्थापित होता है, वो क्या कहलाता है अनौपचारिक संगठन कहलाता है। और इस संगठन में जो भी कर्मचारी है जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे का सहयोग हमेशा ही करने के लिए तैयार रहते हैं। औपचारिक संगठन पर ही अनौपचारिक संगठन आधारित होता है, यानी कि पहले औपचारिक संगठन की स्थापना होती है और उसमें फिर काम कर रहे कर्मचारियों के बीच में एक अलग से समूह की स्थापना होती है और जिसे हम क्या कहते हैं अनौपचारिक संगठन कहते हैं। अनौपचारिक संगठन के मुख्य लक्षण,
औपचारिक संगठन पर आधारित, बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन पर ही आधारित होता है, यानी कि पहले औपचारिक संगठन की स्थापना होती है, यानी कि एक कर्मचारी जो एक औपचारिक संगठन में काम कर रहे होते हैं, अगर उनके विचार समान होते हैं तब वे एक ग्रुप बनाते हैं, और वो ग्रुप या समूह क्या कहलाता है? फिर अनौपचारिक संगठन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इसके लिखित नियम एवं प्रक्रियाएं नहीं होते। इट हैज नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहती है उसके कोई रिटन रूल्स और प्रोसीजर नहीं रहते, परंतु इसकी कुछ ग्रुप नॉर्म्स रहती हैं। जब एक अनौपचारिक संगठन की स्थापना होती है तो धीरे धीरे उस समूह या उस ग्रुप के क्या है, फिर कुछ समूह परंपराएं विकसित होती जाती हैं, जैसे कि समूह में रहने वाले व्यक्ति या समूह में काम कर रहे व्यक्ति एक दूसरे की क्या है, संगठनात्मक उद्देश्य संबंधी समस्याओं का समाधान व व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा ही तैयार रहेंगे। यही समूह परंपराएं आगे कहलाती हैं या बनती हैं बाद में। स्वतंत्र संदेशवाहन श्रृंखला, इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। अनौपचारिक संगठन में स्पष्ट क्या है, संदेशवाहन श्रृंखला नहीं रहती, यानी कि एक निम्न स्तर पर कार्य करने वाला कर्मचारी उच्च स्तर पर कार्य कर रहे कर्मचारी से क्या है, डायरेक्ट क्या कर सकता है, संदेशवाहन कर सकता है। इसलिए इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर कम्युनिकेशन का क्या चैनल रहेगा। यह जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता। इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो डेलिबरेटली क्या है, क्रिएट नहीं की जाती मैनेजमेंट के द्वारा। यह खुद ब खुद कर्मचारियों या एक संगठन में कार्य कर रहे कर्मचारियों के द्वारा स्थापित हो जाती है, यानी कि उनके बीच में या तो रुचियां उनकी एक जैसी हों या फिर उनका धर्म एक जैसा या फिर एक स्थान से वे आए हों, तो उस कारण से वो एक समूह बना लेते हैं और वो क्या कहलाता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। संगठन चार्ट पर कोई स्थान नहीं। इट हैज नो प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। जो अनौपचारिक संगठन रहता है वो एक विधिवत रूप से बनाए तैयार किए गए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे उसे नहीं दिखाया जाता, ना ही ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनुअल रहता है उस पे इसकी कोई चर्चा होती है। यह व्यक्तिगत होता है। इट इज पर्सनल। अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत होता है, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति की भावनाओं को विशेष महत्व दिया जाता है और तथा कोई भी कार्य यहाँ पर जबरदस्ती कर्मचारियों पर नहीं थोपा जाता। स्थायित्व की कमी। इट लैक्स स्टेबिलिटी। अनौपचारिक संगठन का एक मुख्य लक्षण यह है कि यहाँ पर स्थायित्व की कमी रहती है। हो सकता है एक कर्मचारी किसी एक ग्रुप का सदस्य हो और अगले 2 या 4 हफ्ते बाद वो किसी और ग्रुप को ज्वाइन कर ले, या कई बार यह भी रहता है कि एक कर्मचारी 2 अलग-अलग समूहों के साथ भी जुड़ा हो। तो यही कारण रहता है कि इसमें स्थायित्व की थोड़ी कमी रहती है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो अभी हमने बात किया, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट पोस्ट रहती है उनके बीच में क्या रिलेशन रहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के माध्यम से दिखाया जाता है। जैसे फाइनेंस टीम में कौन कौन होंगे, टेक्निकल टीम में कौन होंगे, एचआर टीम में कौन होंगे, उनके बीच में क्या रिलेशन, बॉस कौन होगा और सबॉर्डिनेटर कौन होगा। अनौपचारिक संगठन के लाभ। प्रभावपूर्ण संदेशवान, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, जो संदेशवान वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एज सच प्री डिफाइंड रूट नहीं रहता कि कम्युनिकेशन का। तो एक निम्न स्तर पर कार्य कर रहा कर्मचारी उस स्तर पर कार्य कर रहे कर्मचारी से सीधे क्या है, कम्युनिकेट कर पाता है, और इस कारण से क्या है, संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत फास्ट या बहुत तीव्रता से पहुंच जाते हैं। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, फुलफिल द सोशल नीड। एक संगठन में कार्य कर रहे कर्मचारी जिनके विचार समान होते हैं वो एक ग्रुप को तैयार करते हैं, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, और वे संगठनात्मक और व्यक्तिगत मुद्दों पर एक दूसरे का साथ देते हैं, जिससे अच्छे संबंध उनके बनते हैं और उन्हें क्या है, जो जॉब सेटिस्फैक्शन या काम करने में संतुष्टि प्राप्त होती है। यहाँ काम बढ़िया से चल रहा है, सारे मिलजुल के वहाँ पर काम कर रहे हैं। संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति, फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव।
औपचारिक संगठन में थोड़ा सा ये टेंशन रहती है कि जो लोअर लेवल पे काम कर रहा कर्मचारी वो डायरेक्ट क्या कम्युनिकेट नहीं कर पाता है हायर लेवल पर जो उसका बॉस रहता है उससे। परंतु अनौपचारिक संगठन में इस तरह का कोई भी दबाव नहीं रहता। लोअर लेवल पर काम कर रहा कर्मचारी भी डायरेक्ट क्या है अपने बॉस से बात कर पाता है। इस कारण से जो उसका बॉस रहता है या उसका अधिकारी रहता है उसे अधीनस्थ की समस्याएं तुरंत पता चल जाती हैं और जिस कारण से वह समस्या का समाधान भी जल्द से जल्द करने का प्रयास करता है। समस्याएं जब जल्दी से उनका समस्याओं का समाधान जब जल्दी हो जाता है तो उस कारण से क्या है एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बनता है और संगठन के जो उद्देश्य रहते हैं वो इजीली क्या है फिर अचीव भी किए जा पाते हैं। अनौपचारिक संगठन की सीमाएं यह फैलाता है इट क्रिएट्स र्यूमर। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहती है यहाँ पर कम्युनिकेशन का कोई प्रॉपर चैनल नहीं रहता है। जितने भी मैसेज रहते हैं वो फ्रीली यानी कि एक लोअर लेवल पे काम कर रहा कर्मचारी हाई लेवल कार्य कर रहे कर्मचारी से संदेश को क्या है आदान प्रदान वो कर पाता है। और कई बार रहता है कि लोग केयरलेसली क्या है कोई भी बात एक एक फैला देते हैं और इस कारण से क्या है कई बार बहुत ज़्यादा उसका खामियाजा क्या है संगठन को भी भुगतना पड़ता है। यह परिवर्तन का विरोध करता है इट रेजिस्ट चेंजेस। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है जब भी एक प्रबंध के द्वारा संगठन में कुछ चेंजेस लाए जाते हैं तो उसका हमेशा ही विरोध करता है। वो चाहता है कि जो भी पुराना ढर्रा चल रहा है उसी पर काम को किया जाए। कोई भी नए चेंजेस के लिए ये क्या है विरोध ही करते हैं। समूह परंपराओं का दबाव प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। अनौपचारिक संगठन में जितने भी लोग जुड़े होते हैं उन पे समूह परंपराओं को पूरा करने का दबाव बना रहता है और कई बार वे अपने लक्ष्यों से भटक के भी अपने अधिकारियों का क्या है विरोध करना शुरू कर देते हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर एक चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि औपचारिक संगठन में कम्युनिकेशन कैसे रहता है उनके बीच में रिलेशन क्या। जनरल मैनेजर सबसे टॉप पे रहता है उससे जुड़े होते हैं परचेज मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर फाइनेंस मैनेजर उनके अंडर जो काम कर रहे हैं। अगर परचेज मैनेजर की बात करें तो परचेज सुपरडेंट आ जाता है। प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर अंतर्गत प्रोडक्शन सुपरडेंट और वैसे फाइनेंस मैनेजर। तो इसी चेन में ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है काम करते हैं। जो परचेज सुपरडेंट है अपने अधिकारी से बात करेगा और परचेज मैनेजर फिर जनरल मैनेजर से। जनरल मैनेजर ऑर्डर देगा परचेज मैनेजर को परचेज मैनेजर परचेज सुपरडेंट को। अगर इन्हें परचेज सुपरडेंट को कोई समस्या या कोई इसे इश्यूज आ रहे हैं वर्क से रिलेटेड तो ये कंसल्ट करेगा केवल परचेज मैनेजर को परचेज मैनेजर जीएम से। पर अगर हम बात करें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो जो परचेज सुपरडेंट है वो वर्क से रिलेटेड कोई भी समस्या उसके समाधान के लिए प्रोडक्शन मैनेजर से भी कंसल्ट कर पाएगा अनौपचारिक संगठन में। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता है कि आपको अपने जो डायरेक्ट बॉस है उससे ही कम्युनिकेट करना है। तो परचेज सुपरडेंट क्या है प्रोडक्शन मैनेजर से कंसल्ट कर सकता है रिगार्डिंग हिज वर्क। वैसे ही फाइनेंस सुपरडेंट प्रोडक्शन मैनेजर से या फिर फाइनेंस सुपरडेंट डायरेक्ट जीएम से भी बातचीत कर सकता है। जो रेड लाइन है वो औपचारिक संगठन को और जो येलो है वो अनौपचारिक संगठन को यहाँ पर दर्शा रही है। औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर। अर्थ की अगर हम बात करें अधिकार संबंधों के ढांचे के रूप में प्रबंध द्वारा उत्पन्न किए गए संगठन को क्या कहते हैं हम औपचारिक संगठन कहते हैं। इसी प्रकार आपसी संबंधों के कारण यानी कि जो म्यूचुअल रिलेशन के कारण जो एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होती है वो क्या कहलाती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। उद्गम ओरिजिन की अगर हम बात करें इसकी स्थापना संगठन की नीतियों एवं नियमों के कारण होती है। जो पॉलिसीज रहते हैं और रूल्स रहते हैं उसके कारण क्या है जो संगठन एस्टेब्लिश होता है वो क्या कहलाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इसी प्रकार इसकी स्थापना सामाजिक संबंधों के कारण होती है। अधिकार अथॉरिटी की अगर हम बात करें अधिकार संगठन में स्थापित पदों के कारण उत्पन्न होते हैं तथा ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं।
और अगर हम बात करें अनौपचारिक संगठन की, तो यहाँ पर जितनी भी अथॉरिटी रहती है वो व्यक्तिगत गुणों के कारण उत्पन्न होती है। अधिकारों का प्रवाह ऊपर से नीचे या फिर समतल रूप में हो सकता है। व्यवहार, बिहेवियर के अगर व्यवहार पूर्व निर्धारित होता है, यानी कि यहाँ पर जितने भी रिलेशंस रहते हैं वो पहले से प्रीडिफाइंड रहते हैं, तो सबको पता होता है कौन किसका अधिकारी और कौन किसका अधीनस्थ रहता है। अगर हम बात करें अनौपचारिक संगठन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो व्यवहार व्यक्तिगत लगाव पर निर्भर करता है। संदेश का प्रवाह संप्रेषण परिभाषित होता है, यह सोपान श्रृंखला के अनुसार चलता है, यानी कि आदेश ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। संप्रेषण परिभाषित नहीं होता किसमें? अनौपचारिक संगठन में। प्रकृति नेचर, यह अधिक स्थिर होता है। कौन? औपचारिक संगठन। और यह अस्थिर होता है और यहाँ पर पूर्वानुमान भी नहीं लगाए जा सकते। अगर हम बात करें तो औपचारिक संगठन में हम क्या है? पूर्वानुमान लगा सकते हैं। नेतृत्व, प्रबंधक अपने उच्च पदों के कारण नेता होते हैं। और अगर यहाँ बात करें अनौपचारिक संगठन की, तो नेता क्या है? चुना जाता है। तो हम लास्ट में अगर हम बात कंक्लूड करें तो औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन दोनों के अपने क्या है? गुण और दोष हैं। औपचारिक संगठन क्या है? संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक रहता है, परंतु अगर हम क्या है प्रॉपरली यूज करें किसको? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसके महत्व को भी कम नहीं आंका जा सकता। तो दोनों का ही उपयोग क्या है? संगठन के उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। और इसी के साथ धन्यवाद।